अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद, जुम्मा मुबारक। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बहुत खूबसूरत खुशियों भरा हो। और सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं रुशा ज़मीर और मेरा साथ दे रही हैं कोमल भट्ट। और आज का दिन आप सबके लिए बहुत स्पेशल भी होने वाला है क्योंकि हम आपको डिफरेंट तरह की बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ भी देंगे। और मेरी तरफ से भी आप लोगों को जुम्मा मुबारक। और मेरी तरफ से एक पैगाम ये भी है सुबह सुबह कि अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें, ख़ास तौर पर जो है आपके इर्द गिर्द जो मुस्तहिक लोग होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एग्जैक्टली ऐसा ही है। कोमल ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि आपके इर्द गिर्द जितने भी मुस्तहिक लोग हैं उनका बहुत सारा ख्याल रखें और खुशियां बांटते रहें। जहाँ खुशियां बांटने की बात आ रही है तो वहाँ इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो इस वक्त चीन में मौजूद हैं और चीन का दौरा कर रहे हैं। 4 रोज़ा दौरा है उनका ये, जिसमें बहुत सारी पेशरफ भी हुई है। और पाकिस्तान और चीन ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा भी किया। ये इत्तेफ़ाक़ राय निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान हुआ है। और बीजिंग में मुलाकात में ये तमाम तर चीज़ें जो है ये तय हुई हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान चीन ताल्लुकात में दरार नहीं डाल सकती। इसके साथ साथ थर्ड रोड एंड बेल्ट फोरम पे वो शिरकत कर रहे हैं। बहुत सारे और भी आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं, थिंक टैंक्स से मुलाकातें हुई हैं, बहुत सारी और चीज़ें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शाहिद अफराज खान साहब। उनसे मज़ीद डिटेल्स लेंगे इस हवाले से। शाहिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि चीन के सदर के साथ जो पाकिस्तानी निगरान वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, आप उसको किस तरीके से देखते हैं और ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए कितनी मुआवन साबित होगी? जी, बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे चीन के अगर मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया जाए तो उसमें चीन के सदर शी जिनपिंग से जो उनकी मुलाकात रही ये सबसे अहम सरगर्मी थी। और दोनों जानिब से जो दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म ज़ाहिर किया गया। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जहाँ चीनी सदर को तीसरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो आलमी तावन फोरम मुनक्किद हुआ इसके कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। और जो चीन का नुक्ता नज़र रहा, चीनी सदर ने इस हवाले से 8 इक़दामात का ऐलान किया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मज़ीद आगे बढ़ाने का। तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने इसकी भी तायीद और हिमायत की। और सबसे अच्छी बात ये भी रही कि एक मरतबा फिर उन्होंने वाज़ेह किया कि जो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं ये सदाबहार हैं और इसमें किसी भी शख्स को, किसी फ़र्द को या किसी भी ताकत को इसमें दरार डालने की जो इजाज़त नहीं दी जाएगी, बल्कि ये जो सदाबहार ताल्लुकात हैं मज़ीद आगे बढ़ेंगे। और चीनी सदर की जानिब से भी यहाँ पर एक वाज़ेह पैगाम भी दिया गया कि वो पाकिस्तान की हिमायत हमेशा जारी रखेंगे, चाहे वो पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली हो, इस्तेहकाम हो या फिर अमन हो। और साथ साथ चीनी सदर ने ये भी कहा कि पिछले 10 सालों में सी पैक चूँकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप मंसूबा है, तो सी पैक के तहत पाकिस्तान में उन्होंने जो कामयाबियां हासिल की गई हैं उसको सराहा। और उन्होंने ये जो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती है इसके बारे में इस्तिलाह यहाँ पर इस्तेमाल होती है, इसे कहा जाता है फौलादी दोस्ती और फौलादी भाईचारा। तो उसका उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया और ये अज़्म भी ज़ाहिर किया कि इस जो फौलादी दोस्ती है इसे मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ सी पैक की तामीर अब चूँकि दूसरे मरहले में दाखिल हो रही है तो दोनों रहनुमाओं ने ये इत्तेफाक किया कि इसको आला म्यार की तरक्की की जानिब गामज़न किया जाएगा। और मुख्तलिफ शोबे जो हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो इस वक्त फ़रोग़ पा रहे हैं उन्हें मज़ीद तरक्की भी दी जाएगी। तो ये एक इंतहाई अहम मुलाकात रही। और इसका जो बुनियादी अगर मैं देखूँ तो खुलासा यही है कि दुनिया को भी एक पैगाम दिया गया है कि चाहे आलमी और इलाकाई सूरत हाल में जो भी तब्दीलियाँ रूनमा हों, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात सदाबहार हैं और हमेशा कायम रहेंगे। जी जी बिल्कुल, आपने इस वक्त जो है पाक चाइना की दोस्ती की बात की है। और हमारे जो वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि पाक और चाइना की जो दोस्ती है उसमें कोई भी फरीक शामिल नहीं हो सकता। सो आपको क्या लगता है कि अब जो है मज़ीद क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं पाकिस्तान में हो सकते हैं? जी देखिए, इसमें सबसे अहम पेशरफ्त ये रही कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो उनके अपने चीनी हममनसब से मुलाकात हुई। और ये वफूद की सतह पर जब ये मुलाकात हुई तो उसमें जो चीन पाक दोस्ती के मुख्तलिफ पहलू हैं उनको तरक्की देने की बात की गई। साथ साथ कुछ MOUs भी जो है वो दस्तखत किए गए हैं जिनमें मवासलात है, ज़राई तहकीक है, फिर मीडिया का शोबा है, स्पेस ताउन है। और फिर जो इस हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में जो शहरी तरक्की है, सनती तरक्की है, उसको फ़रोग़ देने की बात की गई। और जो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी वो इस अंदाज से भी आई कि पेट्रोलियम के शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान एक इस हवाले से एक MOU पर दस्तखत किए गए हैं। 1 अरब 50 करोड़ डॉलर मालियत का ये मंसूबा है ऑयल रिफाइनरी का। इससे पाकिस्तान को जो है वो सस्ते दामों जो है जो ईंधन की ज़रूरियात है उनको पूरा करने में
मदद मिलेगी, बिलखुसूस अगर डीजल और पेट्रोल की बात की जाए। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है जो इस दौरे का एक बहुत बड़ा समर है। और साथ साथ ये इस लिहाज से भी अच्छा रहा कि जहाँ पर चीन की आला क़यादत से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकातें हुई, वहाँ पर साइड लाइन्स पर जो मुख्तलिफ आलमी रहनुमा थे, उनसे भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुलाकातें की। और जो बुनियादी नुक्ता रहा वो यही रहा कि कैसे जो मुआशी रवाबित हैं इनको फ़रोग़ दिया जाए, क्योंकि आज की दुनिया में जो है मुआशी तरक्की वो बिलखुसूस आपके लिए लाजिम है और ये ऐसा शोबा है जिसमें ताउन की वसी गुंजाइश भी है। तो वो भी ऐसे मरहले में जब सी पैक की तामीर भी जारी है, ऐसे में दुनिया को यह बताया गया कि सी पैक दुनिया के लिए क्या इम्कानात ला सकती है और मिलकर कैसे तरक्की का सफ़र जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा शाहिद साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि पेट्रोलियम मसनूआत के मंसूबे के ऊपर जो है वो मुआहिदा किया गया है, क्या समझते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो इससे मज़ीद कम हो जाएंगी और माशी इस्तेहकाम के लिए ये मुआहिदा कितना ज़रूरी था? जी बिल्कुल, बेहद ज़रूरी था। और अगर देखा जाए तो ये जो ऑयल रिफाइनरी है, अगर इसको हम थोड़ा-सा तफ़सीलन जाएँ तो इसमें 2 चीज़ें नहायत अहम है कि जिसमें जो पेट्रोल की जो इसमें पैदावार है वो बतदरीज जो है 2.5 लाख मीट्रिक टन से इसको बढ़ाया जाएगा 16 लाख मीट्रिक टन तक। और इसी तरह जो डीजल की जो वहाँ पर पैदावार है उसको 6 लाख मीट्रिक टन से उसको 20 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जाएगा। तो ये वो तमाम सबरात है जिसकी बुनियाद पर जो पाकिस्तान दरामद करता है महंगे दामों ईंधन, उससे पाकिस्तान को भी छुटकारा मिल जाएगा और अवाम के लिए इस हवाले से वसी समाजी समरात भी सामने आएंगे, मुआशी समरात भी सामने आएंगे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का ताल्लुक जो है वो बराह रास्त अवाम से है और जो कीमतें भी इसी बुनियाद पर बढ़ा दी जाती हैं। तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ये पाकिस्तान के लिए। और इसके अलावा दीगर ऐसे कई शोबाजात हैं, बिलखुसूस अगर मैं एक और शोबे का जिक्र करता चलूँ जो ज़राअत के हवाले से भी है। और ज़राअत में जिक्र करना इसलिए लाजिम है कि हमने ये पिछले अरसे में देखा कि पाकिस्तान में जो है मौसमियाती तब्दीली की वजह से कई मसाइल सामने आए और हमें ज़राअत में भी मसाइल का सामना करना पड़ा। अब दोनों ममालिक ने ये इत्तेफाक किया है कि जो ज़राई शोबा है इसमें तहकीक और तरक्की को जो है वो फ़रोग़ दिया जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हम चीन के हवाले से देखें तो यह अमर काबिल ज़िक्र है कि चीन में इस वक्त जो अनाज की सालाना पैदावार है वो 650 अरब किलोग्राम से ज़ायद है। इसका मतलब यह है कि चीन जो है वो अनाज में खुद कफील हो चुका है और चाहता है कि अब चूंकि पाकिस्तान भी उसके साथ चल रहा है सी पैक की सूरत में और चीन का देरीना दोस्त भी है, तो चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान इस समत पे आए और जो जदीद ज़राई उसूल हैं उस जानिब आया जाए। तो ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है कि न सिर्फ पेट्रोलियम के शोबे में बल्कि ज़राअत में, मवासलात में, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई और फिर एक और अहम शोबा जिसका मैं लाजमन जिक्र करना चाहूँगा वो है पाकिस्तान में सनतों का चलना। और सनतें जब किसी मुल्क में रवां होती हैं तो यकीनी तौर पर उसके जो मुआशी समाजी समरात होते हैं वो सामने आते हैं। और सी पैक के दूसरे मरहले में मुल्क भर में खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स भी तामीर किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो दोनों ममालिक के दरमियान सनती ताउन के हवाले से इत्तेफाक राय है, इसके भी आप जो है आइंदा अरसे में दूररस असरात देखेंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा शाहिद साहब, कल निगरान वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ सरमायाकारों से भी मुलाकातें की हैं, इसके साथ साथ कंपनियों के वफूद से भी मुलाकातें की हैं। तो क्या समझते हैं कि इसके बाद मुआशी इस्तेहकाम में भी एक तो बेहतरी आ सकती है और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या सरमायाकार अब पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगे और ये क्या इनके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है? जी बिल्कुल, सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं और मजीद भी आएंगे। देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर हम सी पैक को देखें तो पिछले 10 सालों में 25 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी हमें ऑलरेडी मिल चुकी है पाकिस्तान में। और साथ हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ जब शोबाजात लगे, मुख्तलिफ मनसूबाजात पाए तकमील को पहुंचे तो पाकिस्तान में 2 लाख से ज़ायद मुलाजमतें भी पैदा हुई, 8000 मेगावाट से ज़ायद बिजली हमारे नेशनल ग्रिड में ऐड हुई। इसके साथ जो हमारा एक बुनियादी ढांचे का मसला था सड़कों के हवाले से वो भी हल हुआ। ग्वादर बंदरगाह भी जो है वो फाल हो चुकी है, मजीद उसके ऑपरेशन भी जारी हैं। तो ये तमाम वो ऐसे मनसूबाजात है जिसमें चीन ने पाकिस्तान के साथ ताउन किया है और कर रहा है। और कल जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें हुई तो उनमें वो कंपनियां भी शामिल थी जो पहले ही पाकिस्तान में काम कर रही हैं। अब सिर्फ मकसद ये था कि उनको ये बताना था कि आइंदा हमारे पास क्या तरक्याती इम्कानात हैं। देखिए, पाकिस्तान 24 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है और ये आबादी जो है बहुत बड़ा एसेट है। इस एसेट को कैसे इस्तेमाल करना है, सी पैक से कैसे फ़ायदा उठाना है और सी पैक ना सिर्फ चीन और पाकिस्तान बल्कि दुनिया के लिए क्या समरात ला सकती है, यही वो अमूर थे जिन पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तवज्जो मरकूज़ की और दुनिया को इसके समरात के हवाले से बताया। जी बिल्कुल ऐसी। अच्छा शाहिद साहब, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दौरे चीन के दूसरे मरहले में बीजिंग से उर्मची पहुँच चुके हैं। ये बताइएगा कि वहाँ पर उनकी क्या मसरूफियात होंगी, किन किन मुलाकातों की एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे पास?
जी, उर्वशी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब कल शाम को बीजिंग से इस मुलाकात के बाद चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद जब वो उर्वशी तशरीफ ले गए, तो वहाँ पर भी उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया और हवाई अड्डे पर जो सिंकियांग उइघुर खुद इख्तियार इलाका है चीन का, उसके गवर्नर ने और दीगर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला हुक्काम हैं, फिर जो पाकिस्तानी मिशन के आला हुक्काम हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया और वहाँ भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इंतहाई मसरूफ़ दिन आज जो है वो गुज़ारेंगे। और इस हवाले से देखा जाए तो वहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आला क़यादत है, उनसे मुलाकातें अपनी जगह, लेकिन साथ-साथ वहाँ के जो मुकामी समाजी शख्सियात हैं, कारोबारी शख्सियात हैं, उनसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकातें होंगी और ये इस लिहाज से लाज़िम है देखें कि जो सिंकियांग है और जो पाकिस्तान का इलाका गिलगित है, ये दोनों गेटवे कहलाते हैं सीपैक के। और माजी में भी हमने सिंकियांग और पाकिस्तान के दरमियान ये जो मुआशी रवाबित हैं, वो भरपूर अंदाज से फलते-फूलते देखते हैं और काबिल ज़िक्र बात यह है कि जो गवादर का सी फूड है, वो सिंकियांग में इंतहाई मकबूल है। तो ये ऐसी जगह है कि जहाँ पर पहले ही पाकिस्तानी सरमायाकार आ रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह पुंजराब पोर्ट है, उसका अक्सर हम जिक्र करते रहते हैं। दोनों ममालिक की ये कोशिश है कि इस इलाके और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो ट्रेड रूट जो है वो मुस्तकिल खुला रहे। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तो ये भी बताइएगा जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म का जो है का जो दौरा रहा है वो आलमी तनाज़ुर में कितना अहमियत का हामिल है? इंतहाई अहमियत का हामिल रहा और देखें जब हम उनके दौरे का अगर खुलासा करना चाहें तो एक तरफ मुआशी समाजी पहलू अपनी जगह, सी पैक की तामीर और तरक्की अपनी जगह, लेकिन जो दीगर दुनिया के चंद अहम रहनुमा थे जिसमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शामिल हैं, श्रीलंका के सदर हैं, केन्या के सदर हैं, तो ये वो तमाम रहनुमा रहे जिनसे उनकी मुलाकातें भी हुई और फिर साथ-साथ दीगर जो आलमी तंजीमें हैं, उनसे भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुलाकातें की। तो इंतहाई मसरूफ़ दौरा रहा। इसका जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि जो पाकिस्तान के एक तशख़्ख़ुस है उसको उजागर करना है कि पाकिस्तान जो है आज की इस जदीद दुनिया में क्या तरक्याती सम्राट ला सकता है दुनिया के लिए। तो इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भरपूर मौक़िफ़ का इज़हार किया। सी पैक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की उन्होंने सदारत भी की। फिर यहाँ पर जो तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम है उससे भी उन्होंने खिताब किया और मईशत के अहम पहलुओं को उजागर किया। तो वो तमाम एस्पेक्ट थे इस दौरे में जो हम चाहते हैं कि आइंदा हम पाकिस्तान में इस जो तरक्की के सम्राट वहाँ पर देखें। बहुत शुक्रिया शाहिद अफराद साहब हमारे साथ इसके ऊपर बात करने की, प्रॉपरली डिटेल में बताने के लिए कि वज़ीर-ए-आज़म की क्या मसरूफियात हैं और ये दौरा कितना मुस्बत और अहम साबित होगा पाकिस्तान के आने वाले दिनों के लिए। आगे बढ़ते हैं और दुनिया की जहाँ पे बात हो रही है तो एक अहम मौजू जिसके ऊपर हम डेली ही बात करते हैं और उसके ऊपर बात करनी ज़रूरी भी है क्योंकि बात करेंगे तो बात बनेगी। ऑफ कोर्स डेफिनेटली हम इस वक्त बात कर रहे हैं इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े के बारे में और जहाँ पे मज़लूम फ़लस्तीनी इस वक्त तशद्दुद का शिकार भी हो रहे हैं, बहुत सारी अमवात हो रही हैं, हज़ारों की तादाद में ये अमवात जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं और जुल्म और बर्बरियत की जो तमाम तर हदें हैं वो पार होती जा रही हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं माहिर ख़ारजा अमूर जनाब सफदर रज़ा साहब। सफदर साहब, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में वेलकम और दूसरा ये बताइएगा कि आप किस तरीके से इस सिचुएशन को देखते हैं कि दिन ब दिन सूरत हाल बिगड़ती ही जा रही है, तो ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? मैं समझता हूँ कि अगरचे जंग किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन जब आप लोगों पर उम्मीद के और मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दें और ओस्लो मुआहिदा जो कि टू स्टेट थ्योरी को कहता है कि टू स्टेट सॉल्यूशन होगा उसका, तो दो रियासती हल को भी दूसरा फरीक न माने बावजूद इसके कि उसको 25-30 साल गुजर जाए, तो फिर मजबूरन दूसरा फरीक अपनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएगा। आप इसको इस अंदाज में देखें कि 2008 से लेकर और 2023 के 7 अक्टूबर तक जो फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा था उसमें 5000 फ़लस्तीनी शहीद हो गए थे, जिसमें 1000 बच्चे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो 500 इसराइली भी नहीं मरे। ये 5000 फ़लस्तीनी पिछले 15 साल में शहीद हुए हैं, लेकिन पिछले 1 महीने में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई है। मज़े की बात यह है, जिसको मैं कहूँ कि पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि 1500 इसराइली भी जान भाग हुए हैं। 1500 इसराइली तो उन्होंने पिछले हफ्ते जो है काउंटडाउन को डिस्क्लोज करना बंद कर दिया था, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी, कोई पता नहीं चल रहा था, भाग दौड़ थी। अब थोड़ा उन्होंने मामलात को कंट्रोल किया और मीडिया पर जो है वो कतगन है, लेकिन 1500 तो मोहतात अंदाज़ा है, उससे ज़्यादा इसराइली। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमास ने इस अंदाज में
चौमुखी लड़ाई लड़ी है कि पूरे इसराइल को तकरीबन उन्होंने घेर लिया है। तो अगर इसराइल लोगों को जीने का हक देता और हमास को एक जेल का रुतबा, गजा को एक जेल का रुतबा न देता और वो फ़लस्तीन को एक स्टेट की इख्तियार देता और उन लोगों को कुछ ना कुछ सांस लेने का मौका मिलता, तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त आज जंग हो रही हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या समझते हैं कि क्या मफादात थे जो कि कुछ ममालिक ने जो है जंग बंदी की करारदाद को मुस्तरद करार दे दिया? मैं ये समझता हूँ कि अगर आप देखें तो 2006 में और 2009 में जब इसराइल जो है वो लबनान में और गजा पर चढ़ाई करता है तो फिर जो है वो चंद दिनों के अंदर अंदर जंग बंदी हो जाती है। और आपको याद होगा कि 2006 में कोंडोलीज़ा राइस ने कहा था, जो उस वक्त अमरीकी वज़ीर ख़ारजा थी, उसने कहा था कि ये नया मशरिक़ वस्ता अंगड़ाई ले रहा है। तो 33 रोज़ा जंग में वो हिज़्बुल्लाह को तो ख़त्म न कर सके, बावजूद इसके कि उन्होंने शहरों को और पुलों को और स्कूलों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया था। लेकिन बहरहाल जंग बंदी हो गई थी क्योंकि समझते थे कि हमने दुश्मन को यानी हिज़्बुल्लाह को सबक सिखा दिया। लेकिन पहली दफ़ा इसराइली मफादात पर शदीद ज़रब पड़ी है। आप सोच सकती हैं कि पहले वो हाथ से बने हुए रॉकेट्स फायर करते थे और वो इंटरसेप्ट हो जाते थे और कभी कोई गिर जाता था और इमरजेंसी है और 1 घंटे के बाद सब कुछ। लेकिन इस दफ़ा वो हवा के ज़रिए भी आए हैं, यानी आपने खुद वीडियो क्लिप्स में देखा कि किस अंदाज में वो छोटे छोटे ग्लाइडर्स के ज़रिए वो आए हैं। उसके अलावा वो समंदर के ज़रिए जो है वो ज़ेर ज़मीन उन्होंने तरीके इख्तियार किए हुए थे। उसके अलावा उन्होंने ज़मीनी असाल्ट किया है और उनके पास तो कोई टैंक नहीं है, उनके पास तो कोई बिख्तरबंद गाड़ियाँ नहीं है। लेकिन जब आप किसी को जीने का हक छीन लें और जब वो छोटे बच्चे जो टैंकों के आगे पत्थर लेके खड़े हो जाते थे, वो बच्चे अब बड़े हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सफ़दर, आप जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अस्पतालों पे हमले हो रहे हैं, चर्च पे हमले हो रहे हैं, रिफ्यूजी कैंप्स पे हमले हो रहे हैं, ये तो खुले आम जो है, एक तो वॉर की जितने भी कवानीन है उसकी भी खिलाफ वर्जी और दूसरी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी है। तो क्या समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा या जितने भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ उनका किरदार यहाँ पे ज़रूरी नहीं है और उनको अपना किरदार उस तरीके से निभाना चाहिए, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा? मैं समझता हूँ कि जब से इसराइल बना है और इसराइल को बने हुए 70 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, इसराइल को कभी किसी कानून के तहत और आलमी जो अक़वाम मुत्तहिदा का मैंडेट है और बाकी सारे मुल्कों को जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान और यमन और ईरान और यूरोप की कंट्रीज़ जैसे कोसोवो या यूगोस्लाविया, फार्मर यूगोस्लाविया या बाकी ममालिक हैं, बिलखसूस कोरिया वगैरह हैं, इनको वो जकड़ लेते हैं। वो इसराइल को कोई हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि इसराइल उनका महबूब बच्चा है। आप देखिए कि इसराइल ने 9 अक्टूबर को ऐलान जंग किया है। अब अगर आप ऐलान जंग की आलमी कवानीन के तहत, अगरचे आलमी कानून के तहत इसराइल नहीं आता, लेकिन अगर फिर भी अगर आप आलमी कवानीन के तहत देखें तो ऐलान जंग किसी मुल्क के खिलाफ होता है। आपने 2 स्टेट सोल्यूशन के मुताबिक एक और मुल्क तो बनने नहीं दिया और हमास तो मुल्क नहीं है, हमास तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। यानी ऐसा ही है कि एक मुल्क यानी इसराइल एक स्टेट एक जेल के खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है। तो यूरोप और बिलखुसूस वेस्ट और अमेरिका की जो इसमें कनाडा भी शामिल है, जो मुनाफकत है और जो उनका यकतरफा रवैया है, ये आलमी अमन को तहबाला करेगा। आप देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, क्या ये अमेरिका और यूरोप वही ममालिक नहीं है जिन्होंने रोडेशिया को तस्लीम किए रखा? ये वही ममालिक नहीं है जो साउथ अफ्रीका की बोथा जो नस्ल परस्त था उसकी हिमायत करते थे और वहाँ के अवाम को, यहाँ तक कि नेल्सन मंडेला इनकलाब लेके आया और वहाँ के अवाम के हुकूक को नहीं मानते थे? वो कहाँ थी जमहूरियत? तो मैं समझता हूँ कि इनके अपने मफादात हैं। उन्होंने इसराइल को कल्बे इस्लाम में एक खंजर की तरह भौंका हुआ है और कोई सुनवाई नहीं करता। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि अब बेदारी आई है। तकरीबन OIC ने इस पर बहुत ज़्यादा, पहली दफ़ा OIC का भी कुछ न कुछ किरदार आया है। और आज की खबर है कि कैसे अंसारुल्लाह ने एक अमरीकी जो कि यमन के समंदरों में एक अमरीकी बहरी जहाज़ था, उस पर मिसाइल हमला किए, कैसे हिजबुल्लाह ने अपने भाइयों की मदद करने के लिए आए हैं, कैसे इराक में कल एक
फ़ौजी को जो है इराक ऐनुल असद अमेरिकन बेस पर इराक में एक अमेरिकन फ़ौजी मारा गया है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये ऐसा सिलसिला है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर जंग बंदी नहीं होती तो जो दूसरे मुसलमान ममालिक हैं उन पर क्या मनफी असरात हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताएगा कि मुसलमान ममालिक के साथ यूरोपियन ममालिक में भी सीज़ फायर के नारे लगाए जा रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इस तमाम तर सूरत हाल पे? देखिए जी, फ्रांस जो कि इंसानी हकूक़ और आज़ादी इजहार का बहुत ज़्यादा चैम्पियन था और उसमें जब पाक पैगंबर के ख़िलाफ़ खाके बनाए जाते थे तो वो चार्ली एब्डो के कहते थे कि ये आज़ादी इजहार है। उन्होंने इस आज़ादी इजहार के ख़िलाफ़ कहा है कि अगर फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे होंगे तो वो बैंड है, लेकिन उसके बावजूद वो मुज़ाहरे हुए हैं, हो रहे हैं। बिल्कुल लंदन में बहुत बड़ा मुज़ाहरा हुआ है और यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में, और बिलखुसूस अब लोग BBC ने हमास को दहशतगर्द गिरोह करार देने से इनकार कर दिए, बावजूद उसके कि हुकूमत उनको समझती है। तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है। और क्या ये समझते हैं कि इराक वार जो दूसरी हुई थी उस पर लंदन में और न्यूयॉर्क में और यूरोप में मिलियन मार्चेस हुए थे, उसका क्या असर हुआ था? उसके बावजूद इन्होंने इराक को ठोक दिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि राय आमा है, लेकिन यूरोप और अमेरिका कब राय आमा का ख्याल रखते हैं। लेकिन बहरहाल मुसलमान ममालिक पर क्वेश्चन आया है, मुसलमान मुल्कों ने बहुत ज़्यादा जो है वो इसराइल की हिमायत से पीछे हटे हैं। और आप देखिए कि वो OIC का जो इलामिया है जिसमें उन्होंने हमास की हिमायत की है, फ़लस्तीनियों की हिमायत की है, और ये बड़े अरसे बाद उन्होंने हमास की इस तरह हिमायत की है। तो मैं ये समझता हूँ कि तब्दीली आ रही है और मुस्लिम ममालिक अगर ये एट्रॉसिटीज़ बढ़ती हैं तो मेरा ये ख्याल है कि इनको एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन लेनी पड़ेगी। एग्जैक्टली ऐसे। बहुत शुक्रिया सफ्तर साहब हमारे साथ इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए। बेहतरीन बात आपने ये की कि ममालिक अगर इसके ऊपर कोई स्टेप लेंगे, कोई स्टांस लेंगे, तभी कोई इसका सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि जंगबंदी होनी चाहिए। एक तरफ अगर मजलूम फ़लस्तीनी है तो दूसरी तरफ काबिज फ़ौज भी है, लेकिन दोनों में सीज़ फायर होना बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है। और पहली चीज़ ही यही है कि सीज़ फायर होगा तो आगे की चीज़ें जो है वो आएंगी और तो ही अमन जो है वो खित्ते में बरकरार हो सकेगा। आगे बढ़ते हैं और आज के दिन की अहमियत के हवाले से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आज का दिन मेरे ख्याल से तमाम तर ख़वातीन को डेडिकेट हो ही जाता है, क्योंकि चाहते हुए या ना चाहते हुए तमाम तर ख़वातीन जो है वो शेफ्स या कुक्स ज़रूर होती हैं। तो आज शेफ़ डे मनाया जा रहा है दुनिया भर में। शेफ़ डे मनाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि तमाम तर जितने भी शेफ्स हैं जो कि खाने पकाने में मसरूफ़ होते हैं आपके लिए और सेहतमंद ग़ज़ा आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनके लिए ये है। और इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, पहले वो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। कहावत है कि दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है। दिलों में घर करना हो तो मजे मजे के पकवान और खानों से बढ़कर और क्या हो सकता है। पाकिस्तानी खुश मिजाज और खुश लिबास होने के साथ साथ खुश खुराक भी हैं। दुनिया भर में फूड इंडस्ट्री तेजी से तरक्की कर रही है। पाकिस्तान में भी इस शोबे का फरोग यहाँ के बासियों की खुश खुराकी का सबूत है। ताहम अभी इस शोबे में तरक्की के बेशुमार मौके हैं। बच्चों का ट्रेंड है, हम कुकिंग करें, इधर आके सीखते भी हैं हमारे पास कि कैसे कढ़ाई बन रही है। कोई यंग जनरेशन आती है वो भी आगे देखते हैं कैसे बन रही है, पूछते हैं हमसे। पाकिस्तान में नौजवान नस्ल अब फूड इंडस्ट्री की तरफ माइल हो रही है और प्रोफेशनल कुकिंग की बाकायदा तरबियत ली जाती है। कहावत है कि दिल का रास्ता। यस जी, ये तो आपने रिपोर्ट देख ली शेफ़ डे के हवाले से। लेकिन एक और चीज़ जिसके लिए आज जो है ना तमाम तर लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं वो ये है कि ICC वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना चौथा मैच खेलने वाला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और ये मैच कैसा होगा इसके ऊपर हम पिछले 3-4 दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आज जो है वो सारे पॉइंट्स जो कि हमसे मिस आउट हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि पता चले कि आज की टीम की परफॉर्मेंस क्या होगी और प्रैक्टिस सेशन में टीम की क्या परफॉर्मेंस थी उसको देखते हुए बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी इस हवाले से बात करने के लिए नमूद मुस्लिम जो कि PTV के स्पोर्ट्स के एनालिस्ट भी हैं और उनसे डिस्कशन करेंगे कि आज का मैच कैसा होने वाला है। नमूद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि प्रैक्टिस सेशंस को मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान कितना पुरज़्म है और कितनी तैयारी है? और दूसरी चीज़ बीच में ये भी शामिल कर दें कि वो जिन खिलाड़ियों की बीमारियों की हमारे पास खबरें आ रही थी क्या वो अब खत्म हो चुकी हैं या नहीं? देखिए, रात तक की तो ऐसी खबर नहीं थी। जो रात को मैंने चेक किया तकरीबन कोई 10 बजे के करीब जो प्रेस रिलीज थी उसमें सलमान आगा भी मौजूद थे प्रैक्टिस में, जो उन्होंने कहा। लेकिन अब सुबह जो खबरें वहाँ से बेंगलोर से आ रही है उसमें एक सलमान आगा को शायद फिर बुखार आया और वो शायद इसमें ना हो सके। अब्दुल्ला शफीक के बारे में भी बहुत सारा इबहाम सा एक कि शायद वो ना आए, क्योंकि इसमें अगर टेक्निकली अगर मैं जो समझ रहा हूँ कि लेकिन ये है कि फ़खर जमान जो कि 5 प्लेयर, उन्होंने ये कहा कि ये जो है हमारे जो प्लेयर हैं
ये ऑप्शनल ट्रेनिंग के लिए आए थे, जिसमें फ़खर ज़मान का नाम था और इफ्तिखार अहमद का नाम था, सलमान आगा का नाम था, उसामा मीर का नाम था, हारिस रऊफ़, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। इसका क्या मतलब यही है कि फ़खर ज़मान, जिसके बारे में हम कल बड़ी बात करते कि फ़खर ज़मान आएगा तो अच्छा खेल जाएगा और कोई ना कोई सूरत हाल करेगा, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि आज फ़खर ज़मान खेल सकें, सलमान आगा खेल सकें, या उसके साथ साथ उसामा मीर या हारिस रऊफ़ एक बड़ा धचका होगा हमारे लिए अगर वो नहीं खेलेंगे। लेकिन बाकी टीम आप समझते हैं कि वो एक अभी मौजूद है। जो दूसरे प्लेयर्स के बारे में जैसे कह रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक के बारे में यही है कि वो बेहतर हैं और वो ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इसका मतलब है कि वो टीम का हिस्सा होंगे। अच्छा जी जी। तो ये भी बताइएगा कि आज के मैच में कितना अहम है ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देना? देखिए एक चीज़ हम 3 दिन से ही बात कर रहे हैं, हर मैच अहम है। चीज़ ये है कि इत्तेफाक ऐसा रहा है कि अगर आप वर्ल्ड कप की तारीख को देखें तो उसके अंदर हमेशा ही पाकिस्तान का जब ऑस्ट्रेलिया का मैच आया है तो वो अहमियत का हामिल रहा है। वो ऐसे मौके पे आता है ख़ास तौर पे, यानी कि इवन के इसके ऊपर बल्कि एक आर्टिकल सुबह आज आया हुआ था क्रिक इन्फो पे, वो यही कह रहे थे कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ वर्ल्ड कप में कि पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो और वो अहमियत का हामिल ना हो। और जब भी ये जो सूरत हाल बनती है ना कि जब मैच पहले तो पूल होते थे, पूल ए बी के मुकाबले होते थे, अब हम अमूमन हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया ही रहा। वो भी एक आधा मैच हमारा उस वक्त आता था जब हमने क्वालिफाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना पड़ता था। एक सूरत हाल ये, आज भी सूरत हाल यही है कि जैसे अब कल भी बात कर रहे थे कि 4th पोजीशन पे हैं हम, और 4th पोजीशन से नीचे का मतलब ये है कि आप वर्ल्ड कप से आउट हैं। तो इस पोजीशन को बरकरार रखना है, और वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी सूरत हाल आपके सामने है, वो बिल्कुल 3rd लास्ट पे पहुंचे हुए हैं। वो अब उन्होंने जाहिर है कि थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना है, थोड़ा ऊपर जाना है। तो इस सारी सूरत हाल को अगर देखें तो खैर हमारे लिए भी उतना अहम है, उनका तो सेमीफाइनल टाइप मैच है ये, उनका अभी से सेमीफाइनल शुरू, अभी सेमीफाइनल कहाँ आगे जाके होने थे, उनका अभी से सेमीफाइनल शुरू हो गया। और सबसे चीज़ ये है कि टूर्नामेंट में इस ये जो फॉर्मेट है खासतौर पे वर्ल्ड कप का, इसमें हर मैच इसलिए ही मज़े का लगता है कि ये हर मैच की अहमियत होती है, हर मैच की अहमियत होती है। अच्छा, आज के मैच पे इससे पहले कि आप पूछे मैं खुद बता दूं, नहीं मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि पिछली बार हमने 2011 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी, जी जी, तो क्या समझते हैं कि आज भी हमारी वही स्ट्रेटेजी होगी और हम शिकस्त दे पाएंगे? अच्छा, ये बात बिल्कुल उस तरफ मैं बाद में आना था, लेकिन आपने पहले सवाल कर दिया। देखिए वर्ल्ड कप में ना हमने उनके साथ कोई 10 मुकाबले हमारे हुए ओवरऑल पर देखते, जिसमें से 6 मैचेस जो है ऑस्ट्रेलिया जीता है और 4 मैचेस हम जीते हैं। अरे अच्छा, लेकिन इसमें खूबसूरत बात यह है कि हम ये जो 6 मैचेस हारे हुए हैं ये पुराने मैचेस हैं। जो आखिरी हमारी इनिंग्स हैं, ख़ासतौर पर जो हमने आईसीसी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इनके साथ जो लास्ट खेल के जो आ रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो हमने 2-1 से हराई हुई है सीरीज़ इनको। और लास्ट वर्ल्ड कप का हवाला आपने दे दिया कि हमने वो भी वो हमने किया हुआ है, यानी कि इनको हराया हुआ है। यानी कि इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड कप मुकाबलों में या बड़े टूर्नामेंट में, देखिए एक आम सीरीज़ का और होता है और बड़े टूर्नामेंट में आपने किसी को हराया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपका एक प्रेशर उनके ऊपर रहता है कि आप बड़े वर्ल्ड कप का प्रेशर बर्दाश्त कर लेते हैं फलानी टीम के खिलाफ। जैसे हम एक चीज़ मशहूर है, और जैसे पाकिस्तान के बारे में है कि पाकिस्तान की टीम जो है श्रीलंका को काबू कर लेती है, साउथ अफ्रीका को कर लेती है, इवन कि न्यूजीलैंड तक को वो देख लेते हैं कि हम किस तरह कर लेते हैं। एक इंडिया की टीम हमसे नहीं हो रही, लेकिन एक वक्त आएगा वो भी हो जाएगी। हमने T20 में तो हरा दिया था, अब वनडे में भी देख लेंगे, उसको कर लेंगे। लेकिन ये जो इस वक्त ये जो टीम है, ये टीम हरा चुकी है, इसका मतलब यही है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उनके तीनों शोबे नाकाम है। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि जो हमारे जो चीफ कोच हैं ग्रांट ब्रैडमैन, उनका यही एक जो ब्रैडबर्न जो हैं, उनका यही कहना है कि ये जो बेंगलोर का जो स्टेडियम है, स्वामी जो ये स्टेडियम है, ये इसका सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये छोटा सा स्टेडियम है, यहाँ पे बैट्समैन बड़ा एंजॉय करेंगे। यानी कि उन्होंने हल्का सा टक करना है और चौका हो जाना है, थोड़ा सा उठाना है, छिक्का हो जाना है, ठीक है, बॉलर के लिए बड़ा मसला होगा। अच्छा, अब वो ब्रैडमैन जो ज़ाहिर है पाकिस्तान टीम के चीफ कोच हैं, उनको ज़्यादा मसला इस वक्त है ही बॉलिंग का, क्योंकि आज जो उन्होंने बात की है ख़ासतौर पे जो आज सुबह की, बल्कि हमारे स्पोर्ट्स के हल्कों की यही हेडलाइन थी, उन्होंने कहा जी आज हमारी सारी तवज्जो जो है वो हमारी बैटिंग के बजाय बॉलिंग पे है। लेकिन उन्होंने एक बात का एतराफ़ किया है कि हमारी जो टीम है वो तीनों शोबों में, 3 शोबे, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, तीनों शोबों में हमारी टीम वो परफॉर्म नहीं कर सकी जो उसको परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। और यही एक जो बड़ा मसला पड़ा हुआ है कि अगर इस वाले मैच में अगर हमारे साथ कोई
कोई मिसहैप हो गया और बॉलर अपनी लेंथ ना रख सके और एक जगह पे वो ना रहे तो बहुत ज़्यादा स्कोर खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्कोर बनना और इधर बेंगलोर में स्कोर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बैट्समैन के लिए जिसे कहेंगे चांदी का है ये, अब बॉलर के लिए उतना ही मुश्किल वक्त है, यानी कि वो गर्म पानी में खड़े होंगे जब बॉलिंग करवा रहे होंगे, क्योंकि उनकी कोई भी ज़रा सी भी हल्की सी कोई गलती है वो यकीनन स्कोर दे देगी। तो ये अगर आप देखें तो आज का जो मैच है ये दोनों लिहाज से एक बड़ा वो है, लेकिन उधर अगर आप देखें तो आउट ऑफ फॉर्म जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, हमने कल भी उनका जिक्र किया था, हमने डेविड वार्नर का जिक्र किया था, आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन देखें ऐसे छोटे से ग्राउंड में, अच्छा जो पिच है ना वो भी माशाल्लाह कुछ 63-64 मीटर ही है, वो भी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है कि अगर कहा जाए कि जी अब कि बॉलर जो है उसको एक वो मिल रहा है, बैट्समैन को इसमें हो सकता है कि अगर बॉल ज़्यादा शार्प हो जाए या ज़्यादा अच्छी लेंथ में जाए और एक तवज्जो से अगर वो बॉल करवाते रहे तो कामयाबी है, अदरवाइज़ वहाँ पर आज आपको स्कोर बनता नज़र आएगा। और यही इसी पे आना चाहिए नमूद साहब कि जिस तरह से आपने कहा कि पिच ऐसी है कि जिसके ऊपर बड़ी आसानी से स्कोर बन जाएगा, तो अगर पाकिस्तान पहले टॉस जीत जाता है और बैटिंग चूज कर लेता है तो क्या इतना बड़ा हदफ दे देंगे हम कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कवर करना मुश्किल हो जाए? देखिए हर सूरत में हर दो सूरतें, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि स्कोर तो ज़ाहिर है आपने कवर करना ही करना है, अगर आप नहीं खेलते ऐसे बाद में खेलेंगे तब करना है, पहले खेलेंगे तो आपके बॉलर्स ने करना है। लेकिन जो ब्रैडबर्न का जो आज का है ना चीफ कोच पाकिस्तान टीम का, उसका मुझे लगता भी यही है कि वो पहले यही चाह रहे हैं कि हम कोई ऐसा कुछ कर लें, अगर वो टॉस जीतते हैं तो वो ऐसे कुछ चाह रहे हैं कि बॉलर्स पे प्रेशर ना हो, ये बैटिंग पहले फील्डिंग चूज कर सकते हैं मैं अभी कंफर्म नहीं, क्योंकि एक जब जो चीफ कोच है जो उसका जो एक माइंड लग रहा है, क्योंकि वो डरा हुआ है बॉलिंग के लिहाज से, तो इसलिए चाहेंगे कि हम पहले फील्डिंग करें और इनको रिस्ट्रिक्ट करें एक मखसूस स्कोर तक, ताकि हमारे प्लेयर आके उसको बेहतर अंदाज में उसको अचीव कर सके। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे जैसे अब एक बड़ा स्कोर की तवक्को है, तो अगर तो बड़ा स्कोर हो जाता है तो जाहिर है कि दोनों टीमों के लिए मसला होगा, वो इसलिए कि मैच उतना हैवी हो जाएगा उतना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन स्कोर यहाँ पे बढ़ना है, कम से कम ये देखे 280 के करीब, तो मुझे लगता है कि इससे कम स्कोर नहीं बनने वाला यहाँ पर, जितनी ग्राउंड है इसकी। ठीक है, अगर आप देखें श्रीलंका के खिलाफ तो हमारा 300 प्लस था ना। हाँ देखें 300 प्लस का तो और चीज़ है ना, एक तो ये जो बेंगलोर की बात कर रहे हैं ना, वो है ही छोटा सा ना, ग्राउंड छोटा है। अब ये देखें ना वहाँ पर आराम से स्कोर आपने जितना भाग के जोर लगाना है ना उतने में चौका लग जाता है, यानी कि एक की जगह पे आप 4 बना लेते हैं, तो ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बनाएंगे। हाँ, तो ये तो फिर ये वार्नर का भी मौका होगा जो अभी तक कुछ नहीं कर सका, अपने 3 मैचों में जलील हो रहा है, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है इसको वापस बुलाओ, तो वो उसके लिए भी मौका है। उसके बाद स्मिथ के लिए मौका है, क्योंकि वो भी आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन उसका मौका है। फिर मिचेल मार्श जिसने लास्ट टाइम 47 रन बनाए थे, फॉर्म में है वो, और बल्कि मिचेल मार्श जो जॉश इंग्लिश है उसके 47 थे, मार्च ने 50 की थी। इन दोनों का पास मौका है खेलने का, अगर हमारे खिलाड़ी के पास मौका है, अगर बाबर के पास है या दूसरे इमाम की बात आ गई तो इमामुल हक पे बात करना है पर समझूंगा यहाँ पे। आपके फेवरेट प्लेयर जो है उसका स्टाइल ऐसा है जैसे फखर जमान का स्टाइल है ना, खड़े होकर एक बैट्समैन का, वो डॉन ब्रैडमैन और जहीर अब्बास के मैं ज़माने की बात अगर जाएँ थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए, जिस तरह वो खड़े होते थे और उन्होंने बैट को पकड़ना, फिर गेंद को आराम से उसको प्लेस करना, बताना कि आपकी गेंद यहाँ से वहाँ जा रही थी, मैंने इसको यहाँ मूव किया। अब तो T20 ने तो बिगाड़ के रख दिया ना सारी की सारी शक्ल के, गेंद आपकी ऑफ पे थी, उसने घुमा के वो क्या कहते हैं लेग पे मारा है, जबकि वहाँ पर बड़ी अच्छी शॉट बनती थी। वो जो एक स्टाइल है, ये प्लेयर वो हैं कि जो उस गेंद को उसके हम एक ज़बान में कहते हैं ना कि उसका क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है कि ये गेंद क्योंकि ऐसी आई है तो उसको ऐसे ही खेलना है। ये नहीं है कि आंखें बंद करनी और गेंद पे बिस्मिल्लाह करके ठा मार देना और वो जा रही है, पता नहीं अब कहाँ जा रही है, किसी के हाथ में गई है या पीछे विकेट कीपर के पास गई है। तो इमाम के लिए भी जाहिर है जिस तरह इमाम प्लेस करते हैं, गेंद को रोकते हैं, तो यकीनी तौर पर एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मौका होगा इमामुल हक के लिए भी, अपने अब्दुल्ला शफीक के लिए भी, अगर वो खेलते हैं, क्योंकि अभी तक तो उनके बारे में एक ही बात कही गई है कि वो अभी तक मौजूद हैं टीम में। लेकिन इस मैच में 2 लोग हैं जिन पे हमने नज़र रखनी है, बाबर आजम और मैक्सवेल पे। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि जो अभी तक की जो स्ट्रेटजी थी पाकिस्तान की जो है बाकी मैचेस में, तो अभी इस वक्त उनको कोई चेंजिंग लानी चाहिए या उसी स्ट्रेटजी के साथ जो है उनको मैदान में उतरना चाहिए?
देखिए स्ट्रेटजी तो अभी तक जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि जो कि ब्रेड बन की जो आज की गुफ्तगू है सुबह की ख़ास तौर पे, उसमें तो यही लगता है कि स्ट्रेटजी चेंज है आज सारा का सारा जो तवज्जो दी जा रही है वो बॉलिंग पे दी जा रही है। अच्छा, पहले आप बैटिंग पे रखते थे कि हम बैटिंग करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे, हमारे पास एक बहुत बड़ा बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं, हम अच्छा स्कोर कर लेंगे, क्योंकि कभी भी नाकाम हो सकते हैं, बैटर भी नाकाम होते हैं और उसके बाद आपके बॉलर भी नाकाम होते हैं, फील्डिंग का भी कई दफ़ा आपको हो जाता है। लेकिन जो मुझे लगता है कि आज वही लेंथ का मसला रहेगा, जहाँ पे आपने अपनी लेंथ को डिस्टर्ब किया, जहाँ पे आपने कुछ हिले, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जनाब क्या है, क्योंकि मैक्सवेल है वहाँ पर। और मैक्सवेल को अगर आप ओवरऑल देखें तो इसका जो स्टाइल है ख़ास तौर पर 77 गेंदों पे 71 स्कोर, 49 गेंदों पे 52 स्कोर, ये इसका एक अपना स्टाइल रहा है। उधर से बाबर का भी बुरा नहीं है, बाबर भी अपने अंदाज से अपना एक जिसे कहते हैं स्टाइल में खेल रहा है और उसको कंटिन्यू कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि बाबर आजम का जो स्टैंड अप है ना, वो ही टीम को जितवाने के लिए अहम किरदार अदा करता है। अदरवाइज उसका खड़ा होना और उसका थोड़ी देर के लिए स्टे करना पिच पे, तो उसका फ़ायदा टीम को होता है कि जितनी देर बाबर खड़ा है आपको पता है कि एक स्कोर बनेगा। बाबर ऐसे नहीं करेगा, बॉल ज़ाया नहीं करेगा, कुछ ना कुछ स्कोर जो है हाँ जी, वो बॉल ज़ाया नहीं। एक तो उस पर डबल जिम्मेदारी है ना, चलें वो जिम्मेदारी जो है वो उनके ऊपर डालेंगे क्योंकि टीम कैप्टन भी हैं और हमारी तमाम तर उम्मीदें उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। बहुत शुक्रिया नमूद साहब हमारे साथ बात करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स वी आर रेडी कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है ये धमाकेदार होने वाला है, बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। मैच की जहां बात हो रही है तो वहां सियासी मैदान में भी कुछ मैचेस खेले जा रहे हैं और वो ये है कि आपको पता है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते का इंतखाब किया गया इलेक्शन के लिए और तमाम तर सियासी जमातें जो है वो इस सियासी सूरत हाल के लिए सरगर्म नजर आ रही हैं, अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन्स भी शुरू की हुई हैं। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और उनके इस्तकबाल के लिए तमाम तर तैयारियां भी शुरू की गई हैं। लेकिन देखते हैं कि सियासी जमातों की अपनी तैयारियां कितने अरूज पर, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार जनाब सलमान गनी साहब। सलमान साहब ये बताइएगा कि क्या समझते हैं, एक तो मुस्लिम लीग नून के कायद की वापसी के हवाले से थोड़ी सी डिटेल्स बताइएगा और दूसरा ये बताइएगा कि तमाम तर सियासी जमातें कितनी सरगर्म है अपनी अपनी कैंपेन्स को लेके। देखें, जहाँ तक आपका ख्याल है कि इंतखाबी गहमा गहमी, तो अभी इंतखाबी गहमा गहमी तो नहीं, अभी तक तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने इंतखाबात के हवाले से सिर्फ बयानात और ऐलानात पे इत्तफाक किए हुए है। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरगर्म है और उनकी सरगर्मियों का मरकज़ भी खुद उनके कायद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी है और नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से कोई ज़बरदस्ती नहीं भिजवाया गया था, उन्हें एक अदालती अहकामात के तहत भिजवाया गया था और उस वक्त की हुकूमत ने ECL से उनका नाम निकाला था। और अब भी ये पाकिस्तान की सियासतदानों का क्रेडिट है कि वो हमेशा अदालतों के सामने आकर सरेंडर करते हैं और अब भी उन्हें अदालत से रिलीफ मिला है, जबकि वो 24 अक्टूबर को फिर अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से अगर देखा जाए तो मैं इस वक्त लाहौर की माल रोड से गुजर रहा हूँ तो बड़े रंग बिरंगे बैनर्स, इस्तकबालिया बैनर्स यहाँ पर अवेजा हैं और लाहौर के अंदर वो जो आज से चंद रोज पहले तक माहौल तारी नहीं हुआ था वो माहौल तारी हो चुका है। नवाज शरीफ की सियासत दरअसल पाकिस्तान की अगर आप सियासी तारीख में देखें तो वो अपनी हुकूमतों के दौरान डिलीवर करते नजर आते थे और यही वजह है कि लोगों का एक उनकी तरफ टिल्ट है और उन्होंने भी अपनी हुकूमत और सियासत का महवर आम आदमी को बनाया था, उनकी हुकूमत डिलीवर करती नजर आती थी। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के हवाले से उन्होंने बहुत सारे इक़दाम किए थे। यही वजह है कि 16 माह की जो हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की, उनके हवाले से आम तअस्सुर तो ये है कि वो डिलीवर करने में नाकाम रही है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक तो उनका मुस्लिम लीग नून का कारकुन फाल हुआ है और दूसरा अब लोग भी मीनारे पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया है कि आज पाकिस्तान के सुलगते मसाइल के हल के लिए नवाज शरीफ साहब कोई मुआशी एजेंडा पेश करेंगे। क्या आज की सूरत हाल में वो मुल्क को दरपेश बड़े चैलेंजेस का हल और ख़ास तौर पे मुआशी चैलेंजेस का हल पेश कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा कल उनके इस्तकबाल के हवाले से और उनके जलसे के हवाले से। बिल्कुल ठीक। अच्छा सलमान साहब ये बताइएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वापस आ रहे हैं तो इनकी वापसी को आप मुल्की सूरत हाल के हवाले से किस तरह से देख रहे हैं और दूसरा ये भी बताइएगा कि नून लीग का जो वोट बैंक थोड़ा इधर उधर हो गया था, क्या वो भी इससे वापस आ जाएगा?
देखिए, मैंने इसीलिए आपको भी ये बात बताई थी कि 16 माह की हुकूमत की मौजूदगी में वो जिस तरह डिलीवर करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। अब नवाज शरीफ साहब की आमद जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक होप है और पाकिस्तान के मुआशी मसाइल के हल के हवाले से भी इम्कानात मौजूद हैं। देखें, जब हम सियासी तारीख का जायज़ा लें तो पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को एक क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि वो मुश्किल हालात, मुकदमात और कैदों के बावजूद वो वापस आते हैं। और जबकि दूसरी तरफ आप डिक्टेटरशिप को देखें तो डिक्टेटरशिप कभी अदालतों के सामने सरेंडर नहीं करती। तो और ख़ास तौर पे इन्हीं अदालतों के हवाले से, इन्हीं अदालतों की आज़ादी, खुद मुख्तारी के हवाले से पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप, पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और मीडिया जद्दोजहद करते नजर आते हैं। बिल आखिर सियासतदानों को अदालतों से ही रिलीफ मिलता है। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की आमद जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए फाल है, बल्कि दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान की सियासत पर भी इसके असरात होंगे और आने वाले इंतखाबात के हवाले से नवाज शरीफ साहब का रोल अहम होगा। अलबत्ता वो जो एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि उनकी वतन वापसी क्या इक़्तिदार में वापसी भी होगी, तो मेरी ज़ाती तौर पे मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ रहे हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा किरदार जरूर सरअंजाम देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब हमें आगाह करने के लिए। और बिल्कुल है कि तमाम तर सियासी जमातें जो हैं वो अपनी अपनी कैंपेन इसी तरीके से चलाती रहें। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ ब्रेक की जानिब, उसके बाद सुबह पाकिस्तान को दोबारा रिज्यूम करेंगे, लेकिन फिल वक्त जाएंगे न्यूज़ ब्रेक की जानिब। वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और जिस तरीके से हमारे वज़ीर आज़म, हमारे वज़रा जो हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनली करते हैं, इसी तरीके से हमारे आम शहरी जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको हम कहते हैं, वो भी पाकिस्तान के एम्बेसडर्स होते हैं और पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दुनिया में फैला रहे होते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी भी दूसरे मुल्क में। इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए है क्योंकि दूसरे ममालिक में शायद पाकिस्तान का इमेज उस तरह से नहीं बताया जा रहा होता या दिखाया जा रहा होता, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो कि दुनिया को ये बताते हैं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तान के पास कितनी खूबसूरत जगह हैं, पाकिस्तान का कल्चर कितना डाइवर्स है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये दूसरे ममालिक में बता रहे होते हैं क्योंकि ये हमारे एम्बेसडर्स यानी सफ़ीर होते हैं दूसरे ममालिक में और ये पाकिस्तान की भरपूर तरीके से नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो इनका किरदार भी सराहना चाहिए और इनका किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसी तरीके की आज एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में और ये जानेंगे कि वो इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज किस तरीके से पॉजिटिवली लेके चल रही हैं। तो बात करते हैं रुखसाना अरशद से। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, वेरी वेल, थैंक यू। रुखसाना, सबसे पहले तो ये बताएं कि इंटरनेशनली जब आप किसी मुल्क में जाते हैं पाकिस्तान को छोड़ के, एक तो बड़ा टफ डिसीजन होता है और दूसरा ये कि वहाँ एडजस्ट करने में कितना मुश्किल हो जाता है। I'm going to speak a bit of English, a bit of Urdu. So basically, I was born in UK, so it's slightly different for me. But काफ़ी लोग वो पाकिस्तान छोड़ के जाते to UK. It's a very tough decision. Yes, of course. It's not easy because they have to leave their parents, their siblings, their whole family. So it's a very tough decision to leave your whole country, your whole family to go abroad. And I think it's why I say jate is because of work, you know, and they have no choice. They have to support their family back in Pakistan, and so I think शुरू में उनका starting point मैं कहती हूँ बहुत tough होता। A new culture wherever they go, getting to know a different sets of people, finding a job is very difficult. It's not easy finding a job abroad, especially when you are from Pakistan. You know, you're not used to the language, so they work really, really hard. And I actually interviewed somebody at work from Pakistan, and he applied for a job, and I interviewed him. Oh, nice. And Bichara, itna nervous tha, itna nervous, and I was saying, relax, you can do this, you can do this. And he still had his strong accent, but we don't, in the UK we are very we treat everyone fairly. Yes, of course. आप दूसरे मुल्क में जाते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती हैं और थोड़ी सी चैलेंजिंग भी हो जाती है। अच्छा रुखसाना, हमें बताइएगा यूके में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी रह रही है उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, कौन से नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को फॉलो किया जाता है, कौन सा कल्चर जो है पाकिस्तान का वहाँ दिखाया जा रहा है। Actually, in the UK, काफ़ी different cities
although काफ़ी Pakistanis हैं, and they are really proud to be Pakistanis. They've still got their Pakistani values, and ये अच्छी चीज़ है that वो अपने वो faith को follow करते हैं. तो you know there's lovely beautiful mosques in the UK. सब अपनी नमाज पढ़ते 5 दफ़ा. They really promote Islam in a very positive way, and you'll be surprised that in the UK, काफ़ी लोग hijabs, they wear the hijabs, yes. And they're really following it properly, and they're very proud of their religion. Nice. बिल्कुल, जैसा कि आप हैं और बाकी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो क्या पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है दुनिया के सामने शो कर रहे हैं? Yeah, okay, for instance myself, the way I portray Pakistan in my workplace, अभी वो ईद हुई थी, तो we had an Eid celebration nice. In our workplace, okay. And तो काफ़ी उधर English लोग हैं, and they really appreciated. They did their research, तो they knew as they walked into the room where everything was set up. They said Eid Mubarak and Khair Mubarak, and they really took interest in our culture. बिल्कुल रुखसाना इसी पे आना चाह रही थी कि यूके में तो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ही है, लेकिन बाकी जो यूके के सिटीजन्स हैं वो आपको कितना हेल्प आउट करते हैं और उनका जो रिस्पांस है वो कितना वेलकमिंग है आपके लिए? In UK? Yes. It is welcoming. मैं कहती हूँ कि उधर UK में actually is very multicultural. तो काफ़ी different communities होते हैं. You got the Sikh community, the Hindu community, you got the English community, and then you got the Muslim community. And मैं कहती हूँ कि I'm very proud to be British as well, and I'm very proud to be Pakistani. My experience of the UK in my workplace amongst my friends is हम दोस्तों से जैसे रहते हैं, you know, and we try not to talk about religion too much. We respect each other. That's wonderful. Yeah, it's very positive from my point of view. अच्छा रुखसाना ये बताएं, जैसे आपने जिक्र किया कि ईद वहाँ पे सेलिब्रेट होती है, बाकी कौन-कौन से फेस्टिवल्स जो हैं वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट होते हैं और क्या सिर्फ पाकिस्तानी ही उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं या जो आपके बाकी दोस्त हैं जो कि यूके के हैं वो भी उसको प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करते हैं? वो भी सेलिब्रेट करते हैं. अभी वो हमारा रमज़ान होया था रोज़े, तो there was a colleague of mine from Zimbabwe. तो मैंने उनको कहा था कि चलो, would you like to come and break the fast with us? Okay. तो उनका नाम नियारी है, तो she came with her husband, तो हमारे घर आए थे, and they loved it. They fasted for one day. उन्होंने भी रोज़ा रखा था एक दिन वास्ते, and they're not Musliman. Oh, nice. They're Christians. That's so good. Yeah, so उन्होंने एक रोज़ा रखा था, कहकर you know what? We fasted as well, and we're going to break the fast with you. They absolutely loved it. उनको ये पसंद था, our family values, how we eat together, and how we respect the elders. तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें अच्छी नोट की थी. जी. Yes, lastly रुखसाना, I would like you to give a message जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी और जो पाकिस्तान में भी जितने लोग रहते हैं उन सब के लिए एक शॉर्ट सा मैसेज अगर आप देना चाहें. Yeah, the message I would like to give, मैं ये मैसेज कहती हूँ that be proud of being Pakistani, even if you're born in the UK or anywhere else, be proud of being Pakistani because these are our roots. Yes. And don't forget your mother tongue. You know, exactly. Speak it. You know, Urdu bolo, apni mother tongue bolo. Don't give up on that, and just spread all the positivity as much as you can. Thank you so much, रुखसाना, हमारे साथ इसके ऊपर बात करने के लिए और सुबह पाकिस्तान में आने के लिए. ये वो एम्बेसडर्स हैं जो कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें कि हमारा क्या कल्चर है, क्या नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं और पाकिस्तानी कितने जो हैं वो वार्म वेलकमिंग होते हैं हर चीज़ को लेके और कितने इनकी दोस्ताना सा रवैया होता है जहाँ पे भी रहें, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बाहर मुल्क में. और एक चीज़ जो इन्होंने कहा कि बी प्राउड ऑफ हु यू आर. आप अगर पाकिस्तानी हैं तो आप दुनिया के किसी भी खित्ते में हैं, इसके ऊपर आप फ़ख्र करें. लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट गेस्ट होंगे, नया टॉपिक होगा, लेकिन फिल वक्त एक ब्रेक.
ऐसा है जिसमें ये अहलियत है कि वो पाकिस्तान के माशी हालात को ठीक कर सके, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर, पहले 3 महीने में आप देखेंगे वो एजेंडा भी सेट हो जाएगा। और वो जैसे पहले हुआ था, CPEC पहले 3 महीने में हो गया था, कराची का ऑपरेशन पहले 3 महीने में अनाउंस हो गया था, और बड़े जितने भी, चाहे वो टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से था या जितनी चीज़ें थी, वो 3 महीने। तो इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ के पास एक्सपीरियंस भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम उन पर एतमाद करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो डिलीवर करेंगे। ज़ुबैर साहब, मियां साहब आएंगे कल, वो अपना एजेंडा पेश करेंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ जो सूरत हाल है, आप लोगों ने यहाँ से एक ट्रेन लेके जानी, लेकिन कारकुन इतनी तादाद में पहुँच गए, ये तो यहाँ लग रहा है फटा ही ना हो जाए, कहीं झगड़ा ही ना हो जाए आप लोगों का। कोई लिस्ट बनी है कि कौन कौन जाएगा, कौन रुकेगा यहाँ? मेरा ख्याल है तमाम जो विंग्स हैं और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको पता है कि उन्होंने कौन कौन से कारकुनान को लेके जाना है, लिस्ट बनी हुई है, और ये सबको पता है। जिस तरह ये खिलदास कोहिस्तानी साहब खड़े हुए हैं, मिनॉरिटी विंग को हेड करते हैं, इनके पास लिस्ट है कि कराची से कितने चलेंगे और लांडी से कितने चलेंगे और फिर आगे हैदराबाद से। सो अभी इंशाल्लाह ताला देखते हैं, हम एडजस्ट तो करने की कोशिश करेंगे। अभी तो बसों का खुद ही लोग आ रहे हैं, जहाज में भी। अच्छा ज़ुबैर साहब, में भी ये बता दीजिएगा, इस वक्त इलेक्शन की तैयारियां तमाम ही सियासी जमातें कर रही हैं, नून लीग इस वक्त किससे ज़्यादा खौफजदा है? कौन सी पार्टी, सियासी पार्टी जो है वो टफ टाइम दे सकती है? देखें, इलेक्शन में हर सियासी जमात को जो आपके हरीफ होती है उसको सीरियस लेना चाहिए। हम समझते हैं कि हम लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन हम इलेक्शन कोई छोटा मोटा खेल नहीं होता, तो हम सबको सीरियसली लेंगे। जितनी जमातें हैं, कुछ रीजनल जमातें हैं जिनके बहुत स्ट्रेंथ है, कुछ नेशनल लेवल की जमातें हैं जिनके बड़े स्ट्रेंथ है। सो हम किसी को भी कम लेके नहीं चलेंगे। जैसे आप मैच में उतरते हैं तो आप अपने हरीफ को सीरियस लेके उतरते हैं, और हम अपने बेस्ट कैंडिडेट्स भी डालेंगे और तैयारी भी ज़बरदस्त करेंगे, कैंपेन भी ज़बरदस्त करेंगे, जिसका इफ्तिताह कल मियां नवाज। वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और जहां हम मुख्तलिफ लोगों की बात करते हैं, हर किस्म के शहरी की बात करते हैं, तो वहाँ बच्चों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आजकल के दौर में बच्चों को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और उनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं लेकिन बच्चों और ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम कर रही हैं, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बुशरा इकबाल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बच्चों को कौन से चैलेंजेस हैं और इनको एड्रेस करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, इतने थोड़े से वक्त में तो सारे चैलेंजेस मैं बता भी नहीं सकती हूँ, लेकिन ओवरऑल बच्चे इस वक्त ग्लोबली बहुत सारे थ्रेट्स से गुजर रहे हैं, जिसमें उनकी जानों को ख़तरा है। हम बहुत सारे वॉर जोन्स में देख रहे हैं, हम अगर अपने यहाँ देखें तो भी निगलिजेंस की वजह से बच्चों की जान को भी ख़तरा है। लेकिन बच्चों की सबसे ज़्यादा जो इमोशनल हेल्थ है, मुझे लगता है कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में है, और उसकी वजूहात में ज़ाहिर है कि जो इस वक्त डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, ग्लोबल जो रहन सहन के तरीका था, जैसे समाज बदल रहा है, तो उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा बुशरा, जिस तरह से आपने कहा इमोशनल हेल्थ, तो आजकल हमें एक चीज़ बड़ी देखने को मिलती है कि मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और इसका शिकार बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं। इसके क्या रीजन है और उसको कैसे ओवरकम किया जाए? देखिए, इससे पहले ना ज़िंदगी चल रही थी 40 की स्पीड पे, हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता से सुकून से चल रहे थे। अब हो गया है अचानक से सुपरसोनिक दौर, एकदम से हर चीज़ स्पीड अप हो गई है। पेरेंट्स के पास भी वक्त नहीं है, बच्चों के पास जो है उनके साथ इंटरेक्ट करने का वक्त नहीं है। और बच्चे, इससे पहले हम कहते थे कि टीवी पालना शुरू हो गया है 50s में 60s में, जब टीवी का रुझान ज़्यादा हुआ, लेकिन अब जो है वो स्क्रीन बच्चे पाल रही है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। और डिजिटल ईरा में, और ख़ासतौर पे पोस्ट कोविड वर्ल्ड जो है वो तो बच्चों के लिए बिल्कुल चेंज हो गई है, और पेरेंट्स के लिए भी चेंज हो गई है। हर तरह का जब इकोनॉमिक क्रंच भी आएगा, इमोशनल क्रंच आएगा, किसी भी तरह का, तो वल्नरेबल सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। तो उसके लिए कुछ सेफ्टी भी तो होनी चाहिए ना, ऑनलाइन सेफ्टी होनी चाहिए। जैसे अक्सर बहुत सारी यूट्यूब किड्स के नाम से जिस तरह से हैं, तो बाकी इस तरह के कोई इकदाम हैं इनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए, आपके पेरेंट्स को, मैं अपनी सोसाइटी की बात करूँ तो कितने पेरेंट्स हैं जिन्हें मालूम है कि ऑनलाइन
सेफ्टी टूल्स भी मौजूद हैं, लेकिन ऑनलाइन सेफ्टी टूल्स में भी एक सर्टेन टाइम तक आपका बच्चा जो है वो कब स्क्रीन से एक्सपोज होना चाहिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ पर है, 18 महीने से पहले जो अमेरिका का जो इंस्टीट्यूट है रिसर्च करता है बच्चों के हवाले से, उसने कहा 18 से पहले आप बच्चों को स्क्रीन के साथ एक्सपोज नहीं करें। हम तो बच्चा जो है वो आंख अभी से खोली नहीं होती, हम उसको क्लिक करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ये डिजिटल बच्चे हैं, हाँ, जैसे ही पैदा होते हैं डाउनलोड हुए बच्चे हैं और सब कुछ, हाँ, और पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर देते हैं। और बच्चे जो है वो फिर आप देखिए स्क्रीन की मूवमेंट जो होती है ना, वो बच्चे का जो अभी डेवलप होता हुआ करनिया होता है उससे कहीं ज़्यादा फास्ट है। तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बच्चा देख रहा है। बात होगी इस वक्त हम बात करेंगे कि जो है बच्चों पर बहुत से घरों में और बहुत से इंस्टीट्यूट में तशद्दुद भी किया जाता है, तो तशद्दुद के बगैर जो है उनको जो है कैसे ब्रीफ किया जाए, इस बारे में क्या अवेयरनेस आप? अच्छा, तशद्दुद जो है ना वो वैसे भी कहीं अंदर सराहियत कर जाता है। एक दफ़ा जब ट्रॉमा बचपन में डेवलप हो जाता है तो और अगर वो हील ना हो, चैनलाइज ना हो, तो वो लेटर ऑन फिर आप बुली बन रहे होते हैं, आप मज़ीद बच्चों को जो है वो या अपने इर्द गिर्द वल्नरेबल लोगों को निशाना बना रहे होते हैं। जो आप बात कर रही हैं इसमें बहुत ज़्यादा जो हमारे डोमेस्टिक हेल्प में काम करने वाले बच्चे हैं, पहली बात तो ये कि वो चाइल्ड लेबर है। अगर बच्चा जो है वो उसकी उम्र 15 साल से कम है तो वो फॉर श्योर चाइल्ड लेबर है। और फिर उसके बाद उनके साथ जब आप बुरा सलूक जो लोग कर रहे होते हैं तो वो ये नहीं देख रहे होते हैं कि वो हम उन बच्चों के साथ तो ज़्यादती कर रहे हैं, उनके बच्चे जो देखकर बड़े हो रहे हैं वो भी फिर वही प्रैक्टिसेस करेंगे। अब उनके लिए नॉर्मलाइज हो गया जुल्म करना और जुल्म सहना, दोनों चीज़ें। तो हो सकता है कि जहाँ उनको मौका मिले वो वहाँ पर बहुत जालिम साबित हों दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे कमज़ोर लोगों के साथ, लेकिन जब उनसे ज़्यादा कोई ताकतवर होगा तो वो मजलूम भी हो जाएंगे क्योंकि उनको अपने आप को डिफेंड करना नहीं ठीक है। अच्छा बुशरा, जहाँ पे हम राइट्स की बात करते हैं तो ट्रांस राइट्स के लिए हमारे पास कवानीन है, ख़वातीन के लिए हमारे पास कवानीन है, ह्यूमन राइट्स के कवानीन है, क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स के लिए भी हमारे पास कुछ कवानीन मौजूद? कवानीन हमारे पास बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं, सिर्फ ये है कि कानून पर अमल दरामद कितना होना चाहिए। देखिए, कानून अगर नहीं भी होगा, सबसे बेसिक कानून तो हमारा दीन का कानून है कि बच्चा जो है वो जब एक माँ ने कंसीव कर लिया तो उसके हुकूक शुरू हो जाते हैं कि आपने उसकी केयर करनी है। अच्छा, बच्चा पैदा हुआ, वो आपके विरासत का हकदार है, चाहे वो एक लम्हे का है, 1 मिनट का है। आपको उसको नाम देना है, आपको उसको नर्चर करना है, उसको फीड कराना है, उसकी केयर करनी है, उसकी तरबियत करनी है, उसको तालीम दिलाना है, उसको उसकी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक कि वो बलूगत में कदम नहीं रख देता, जब तक कि वो खुद एक इंडिविजुअल नहीं हो जाता। एक बात जो नहीं लोग समझते ना, मैं चूँकि बहुत पेरेंटिंग पे बात करती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ कि आप अवेयर पेरेंटिंग करें क्योंकि ये आपकी प्रोडक्ट है जो तैयार हो रही है। 10-12 साल तक बच्चा आपका है, फिर वो टीन्स में आ जाएगा, फिर उसको एक उसकी अपनी पर्सनैलिटी जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी और 18 के बाद आपका उसके ऊपर से हक भी ख़त्म हो जाएगा, वो एज योर प्रोडक्ट सोसाइटी में चला जाएगा और फिर उसने अगले 40 साल 50 साल मुआशरे में सर्व करना है, समाज में सर्व करना है और वो प्रोडक्ट फिर आप देख लें कि आपने क्या चीज़ बनाकर भेजी है। और सुपर डुपर पैम्परिंग या सुपर डुपर उनको चीज़ें प्रोवाइड कर देना, उनको एक्सपेंसिव टॉयज़ लेकर दे देना या अच्छे कपड़े लेकर दे देना, सिर्फ उनको महंगे तरीन स्कूल में डाल देना ही पेरेंटिंग नहीं है। और फिर चूँकि मैं जो काम करती हूँ उसमें मैं उसको कहती हूँ प्रोटेक्टेड चाइल्डहुड, महफूज बचपन। महफूज बचपन में आपके फिर घरों को महफूज होना चाहिए, स्कूलों को, आपके जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, और सेफ़ साइबर स्पेसेस होने चाहिए और खेल के मैदान सेफ़ होने चाहिए। और सोल्यूशन बेस्ड अगर आप बात करें तो अवेयरनेस जो है वो की है कि आप अवेयर पेरेंटिंग करें। बुशरा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और हम इस मौजूद के ऊपर जो है ना वो बेशतर बार बात करते भी रहते हैं क्योंकि हमारा एक स्पेशल सेगमेंट होता है जिसमें हम पेरेंटिंग के ऊपर या चाइल्ड राइट्स के ऊपर बात करते रहते हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि अगली बार आप उसमें भी शामिल करें क्योंकि आज हमारे पास वक्त की किल्लत है, लेकिन बहुत शुक्रिया इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए और लोगों को ये आगाही देने के लिए कि पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए और जितने भी कवानीन है उनकी इम्प्लीमेंटेशन सब एडल्ट्स को। सिर्फ एक जुमला कहूँगी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल। और एक तो कलेक्टिव है और हम कहते हैं कि आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जैसे कि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और इसकी अहमियत के हवाले से हम बात भी करते रहे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे भी बात होती रही है, मुख्तलिफ शख्सियात से भी बात होती रही है। तो PTV की जानिब से भी इस तरह का एक इक़दाम उठाया गया और मीलाद का इनेकाद किया गया जो कि स्पेशल मीलाद था जिसमें तमाम तर डिपार्टमेंट से लोगों ने शिरकत की, बिलखसूस ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। अनम हमीद की रिपोर्ट है, आइए पहले वो देखते हैं और उसके बाद इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। वजाए तख्लीक़े कायनात आलमीन के लिए सरापाए रहमत, जिनकी आमद ने इंसानी तहजीब को कमाल बख्शा, जो महबूब खालिक़े कायनात हैं, पैगम्बर इस्लाम की शख्सियत आलम खलकत का नुक्ता कमाल और अज़मतों की मेराज है।
उनकी वलादत का जश्न दुनिया भर में मुसलमान महफिल का इनाकात करके मनाते हैं। पीटीवी न्यूज़ सेंटर में काम करने वाली खवातीन के लिए एक ऐसी ही पुरनूर महफिल का इनाकात किया गया। पाकिस्तान टेलीविज़न के मुख्तलिफ शोबाजात में काम करने वाली खवातीन ने बड़ी तादाद में इस रूहानी महफिल में शिरकत की। मेरे महबूब का मीलाद मनाने वाले सज गए, आपकी महफिल को सजाने वाले सज गए, आपकी महफिल को सजाने वाले। इस बाबरकत महफिल का आगाज किताब हदायत से चंद आयात की तिलावत से किया गया। प्रोफेसर सलमा खान की सरबराही में इदारा सिराते नात इंटरनेशनल की नात ख्वानों ने हदिया अकीदत बहजूर सरवर कौनैन पेश करके इस खूबसूरत महफिल को 4 चांद लगा दिए। किसने पुकारा मोहम्मद मोहम्मद, बड़ा लुत्फ आया पुरवकार तकरीब में प्रोफेसर सलमा खान ने नबी रहमत की सीरत और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की खवातीन को नबी मुकर्रम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिन्होंने औरतों को हर शोबाई जिंदगी में बाइख्तियार बनाने और मुआशरे में इनके तमाम हकूक से रोशनास करवाया और इन्हें अपनी मर्जी से इंतखाब करने का हक तफवीज किया। तकरीब के इख्तिताम पर फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। हम यहाँ पढ़ रहे वो मदीने सुने, हम याला समात पे पीटीवी न्यूज़ की जानिब से एक छोटी सी कोशिश थी इस माह मुक़द्दस के हवाले से, और आज का सेगमेंट जो है वो भी हम आपको बताते चलें कि किस हवाले से है। तो कहते हैं कि अकायद दीन की रूह हैं और इबादत खालिक हकीकी से कर्ब का ज़रिया भी हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी कहा जाता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जिन और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इसी मौजू के ऊपर बात करने के लिए कि तख्लीक इंसानी क्यों ज़रूरी थी और मार्फत इलाही क्या है, इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं जनाब डॉक्टर हाफिज़ मोहसिन ज़िया साहब। मोहसिन साहब, ये बताइएगा कि तख्लीक इंसानी और मार्फत इलाही से क्या मुराद है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस खूबसूरत उन्वान के साथ इस नेशनल टीवी पे मदऊ करने का शुक्रिया। मारिफत बेसिकली पहचान को कहते हैं, ठीक है। और कुरान मजीद में इसके मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिनद दमइ मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़, कि वो लोग जो हक़ को पहचान लेते हैं उन पर जब अल्लाह के कुरान को तिलावत किया जाता है तो उनकी आँखों से आंसू जारी होते हैं। तो यहाँ मारिफत का माना पहचान है, जो हक़ को पहचान लेते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक़ इंसानी के मकासद को बयान करते हुए इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यहाँ पर एक मशहूर ताबई हैं इब्न जरी, वो फरमाते हैं कि लियअबुदून का माना है लियारिफून, यानी अल्लाह ने जिन्नो इंस को अपनी मारिफत के लिए पैदा किया। सही। आप आयत अलस्त को अगर देखें कि जो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस अहद का ज़िक्र किया जो हम आलम अरवाह में करके आए हैं कि अल्लाह ने तमाम इंसानों की अरवाह को जमा किया और पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ?
तो हम सब वहाँ इकरार करके आए हैं, कालू बला, बेशक तू ही हमारा परवरदिगार है। अगर इस वादे को देखें तो महसूस ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक़ इंसानी के साथ ही उसे अपनी मारिफत वदीयत फरमा दी, अपनी पहचान की तरफ लगा दिया। और कुरान मजीद की आयत आप देखें बेशुमार हैं। मुत्तकीन का माना ऐ अल-आरिफीन, यानी मुत्तकी वो हैं, तकवा वाले, परहेज़गार वो हैं जो अल्लाह के आरिफ हैं। अब आप देखें जनाब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं वलम यारिफहु कैफ़ याअबुदुहु, अगर अल्लाह को पहचानोगे नहीं तो उसकी इबादत कैसे करोगे। बिल्कुल। अब आप देखें कितना फ़र्क है कि हमारे यहाँ नमाज इबादत सिखा तो दी जाती है, लेकिन साथ तरबियत में वो अल्लाह की मारिफत, पहचान, वो मकासद तख्लीक, मकासद हयात, वो अल्लाह की मारिफत, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी तरह आप आगे देखें सैयदना अली करमल्लाह वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि बंदगी का लुत्फ़ कभी भी नहीं आता जब तक अल्लाह की मारिफत ना हो। तो मारिफत पहले है, इबादत, बंदगी की लज्जत फिर उसके साथ हासिल होती है। इसी तरह आप देखें हज़रत उस्मान बिन अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं कि अल्लाह की मारिफत जिसको हासिल हो जाए ये गोया दिल का नूर है, दिल की नूरानियत है। अब देखें हमारे यहाँ कहा जाता है कि दिलों में ये मोहब्बत है, दिलों में ये नफ़रत है, तो ये नफ़रत और ये मोहब्बत कहाँ होती है। ये तो इस जो आपका फ़िज़िकल हार्ट है जो पंपिंग करता है, जिसमें ब्लड सर्कुलेट करता है जिसके ज़रिए, तो ये तो इसका खासा नहीं है। ये तो खासा एक इसके अंदर कल्ब हकीकी है जिसका खासा है, जिसके अंदर रूह भी है, जिसके अंदर लतीफ़ा सिर भी है, जिसके अंदर आपके लतीफ़ा नफ्स भी है, अक्ल भी है, विजदान भी है। ये कल्ब हकीकी का सरमाया असासा है कि औसाफ़ जमीला। इसीलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस दिल में कदूरतें हों, नफ़रत हो, कीना हो, लालच हो, हसद हो, वहाँ ईमान नहीं होता। इसलिए कि ये दो मुतज़ाद डायरेक्शन। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अल्लाह की मार्फत कैसे हासिल की जाए और इसके क्या तकाज़े? तकाज़े यही हैं कि आप सबसे पहले तो तरबियत में के साथ साथ जहाँ आप इल्म सिखाते हैं वहाँ तरबियत में ये बीज बोया जाए। अल्लामा इकबाल को आप देखें ना, आप फरमाते हैं मैं 5 साल का था तो कुरान पढ़ता था तो मेरे वालिद गिरामी मुझे कहते थे कि बेटा कुरान इस मोहब्बत से पढ़ो कि जैसे कुरान तुम्हारे कल्ब पे उतर रहा है। इसीलिए आपने कहा भी है ना, जब तक तेरे ज़मीर पर न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राज़ी न साहिब कशाफ। तो ये कैफियत पैदा करनी पड़ती हैं, ये तालीमात सिखानी पड़ती हैं। ये बताना पड़ता है कि परवरदिगार ने फरमाया खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अब ये चीज़ें हैं कि मैंने मौत और हयात को क्यों पैदा किया, ये सिलसिला क्यों पैदा किया। और कभी भी इंसान इस हयात में उस हयात जावेदानी से सरफराज नहीं हो सकता कि जब तक परवरदिगार की मारिफत पैदा उसके दिल में नहीं होती। और ये मारिफत ही जो कीमती असासा है। आप देखें ना, आप कितना ही इंसान बेरा रवि का शिकार क्यों न हो, जब टूटता है, जब बिखरता है, जब परेशान होता है तो वो फिर तन्हाई मांगता है। वो तन्हाई में रब को याद करता है, वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, उससे मांगता है। हर एक की अपना अंदाज़ और कैफियत है। लेकिन अगर ये मारिफत पहले से हासिल हो जाए तो वो फिर बेसरो सामानी की हालत में भी वो जिस तरह इकबाल ने कहा ना, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मुसलमान है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो वो कैफियत हैं, वो अल्लाह की मारिफत है कि जो मोमिन अल्लाह को जानता है, उसकी सिफ़ात और उसकी ज़ात से आशना होता है, तो फिर उसके लिए रास्ते कुशादा हो जाते हैं, मंजिल आसान हो जाती है। साथ ये भी बताइएगा कि मारिफत इलाही की अहमियत क्या है? इसकी अहमियत यही है कि जैसे वो परवरदिगार ने फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि जब आप हक़ाइक़ तक पहुँच जाते हैं। अब देखें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी से ताबीर है। देखें आप अल्लाह के रसूल हैं, आपने बेसत से कबल जो ज़िंदगी गुजारी वो रियाज़त में गुजारी, मामलात में, अखलाक में, किरदार में, सीरत में बेहतरीन किरदार अपनाया। तो ये अहमियत है कि जब हम अल्लाह के सिफ़ात से अपने आप को, अपने किरदार को
मुज़य्यन और आरास्ता कर लेते हैं तो फिर हमारा किरदार समझ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, और इसके बगैर जो है वो हमारी ज़िंदगी बेशक बहुत बेहतरीन बात आपने की कि जब अल्लाह की मार्फत हासिल कर लेते हैं तो हमारा किरदार और पूरी ज़िंदगी संवर जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हाफिज़ मोहसिन ज़िया काजी साहब हमारे साथ इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए। एंड ये चीज़ आप सब के लिए भी है कि आप अल्लाह को पहचानें, क्योंकि सिर्फ नमाज रोज़ा ये तमाम इबादत नहीं है, लेकिन जब तक आप अल्लाह को सही मानों में पहचानते नहीं हैं तो तब तक आपको इन इबादत का मकसद और मतलब भी समझ नहीं आता। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन प्रोग्राम से पहले आपको ये मैसेज देना है कि आपने आज का जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल मिस नहीं करने। आगे वीकेंड आ रहा है, उसको भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिएगा। और प्रोग्राम के अख्तिताम पे हमारे साथ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करने के लिए मौजूद हैं मिनहाजुल हुसैन साहब। उनसे नाते रसूल मकबूल सुनते हैं और टिल दैट हमें नेक्स्ट मंडे तक दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम तक के लिए रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुदी का सिर निहाला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेगे फसा ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। ये दौर अपनी बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर बुत है जमात की आस्तीनों में, अगर बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नग़मा फ़स्ल गुलाला का